हाँ, देखिए बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है इंटरनेट वाला, उसी का हम लोग साइंस वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको हम जो है 25 क्वेश्चन बता चुके हैं। ये 26वां क्वेश्चन है सेट नंबर 1 का। अब देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। कह रहा है कि जो हीलियम परमाणु है, हीलियम जो एटॉम है, उसका बाहरी वाला जो कक्षा है, बाहर वाला जो सेल है, बाहर वाला जो ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है। तो आपके क्वेश्चन के अनुसार जो आंसर हो जाएगा, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है हीलियम के, तो 2 होती है। तो आपका क्वेश्चन आंसर का हो जाएगा 2, यानी हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब कुछ अलग से भी जानकारी याद रखें। हीलियम का अगर पूछा जाएगा कि संकेत क्या होता है, तो हीलियम का संकेत He होता है। क्या होता है? He। इसका सिंबल होता है हीलियम का संकेत। हीलियम जो परमाणु है, इसका संकेत क्या होता है? He। फिर पूछा जा सकता है कि उसका परमाणु जो है भार कितना होता है, तो परमाणु भार कितना होता है? परमाणु भार 4 होता है। और परमाणु संख्या कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। अब देखिए हीलियम पूछा जाएगा, हीलियम कौन से जो है वर्ग में आता है, कौन से वर्ग में यानी कौन से ग्रुप में आता है। तो आपको याद रखना है कि जो हीलियम है वो ग्रुप नंबर 18 में आता है। ग्रुप नंबर 18 को हम लोग जीरो ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। ग्रुप नंबर 18 को किसके नाम से जानते हैं? जीरो ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। तो जो हीलियम है वो ग्रुप नंबर 18 में आता है। अब ग्रुप नंबर 18 में जो भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी को अक्रिय गैस कहते हैं। उनको अक्रिय गैस कहा जाता है। उन्हीं लोगों को इनर्ट गैस भी कहा जाता है। उन लोगों को जो है नोबेल गैसेज भी कहा जाता है। उन लोगों को अक्रिय गैस भी कहा जाता है। तो जो ग्रुप नंबर 18 में एलिमेंट्स हैं, उनको अक्रिय गैस, नोबेल गैस, इनर्ट गैस, नॉन रिएक्टिव गैस, कई नामों से जाना जाता है। और सब किस ग्रुप में आते हैं? ग्रुप नंबर 18 में, यानी वर्ग संख्या 18 में आते हैं। अब देखिए उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, उन सभी एलिमेंटों का नाम याद रखना। ये सबके सब जो है ना, ये सबके सब इनर्ट गैसेज होती हैं, यानी नॉन रिएक्टिव गैसेज होती हैं। सब गैस है, ये सबके सब जो है ना आपको अधातु होता है। पहला है हीलियम, दूसरा है नियॉन, उसके बाद आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये जो है गैसेज हैं जो ग्रुप नंबर 18 में पाई जाती हैं। ये सबके सब जो है नॉन रिएक्टिव होती हैं। क्या होती हैं? नॉन रिएक्टिव। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर जो है 2 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है, कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण का मतलब जो अपना खाना स्वयं बना लेता हो, किसी पर निर्भर न रहता हो। तो ये पौधों के अंदर कला होती है स्वपोषी पोषण करने का, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तो पौधे जो होते हैं सब स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। तो स्वपोषी पोषण करने के लिए कौन कौन से कंडीशन नेसेसरी है, कौन से शर्त होना चाहिए जिससे वो स्वपोषी पोषण कर पाएगा। तो उसके लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसके लिए क्लोरोफिल चाहिए, उसके लिए सौर प्रकाश चाहिए, और इसका मतलब कि ये तीनों चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, क्लोरोफिल रहेगा, सौर प्रकाश यानी सूर्य का जो प्रकाश है, सनलाइट, वो रहना चाहिए। क्लोरोफिल को हिंदी में ना हरित लवक कहते हैं, इंग्लिश शब्द लिखा हुआ है क्लोरोफिल। तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बात रहा ना कि स्वपोषी पोषण जो प्लांट्स करते हैं, वो प्लांट के मतलब पौधे के कौन से भाग में करते हैं। तो आपको याद रखना है कि वो पौधों के कौन से भाग में? पत्ता में। आप सुने होंगे कि पत्ता में जो है ना, पत्ता पर छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग जो है गॉड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉड सेल, यानी उसको हिंदी में रंध्र कहते हैं। उसी रंध्र पर ऐसे जो है आपको सेम की बिया की तरह ऐसे बना रहता है। इसी को जो है ऐसे होता है ना, ऐसे रंध्र, इसी को स्टोमाटा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्टोमाटा। इस पर छोटे छोटे ना ऐसे ऐसे दाने टाइप के होते हैं। इसको हम लोग ना क्या कहते हैं? इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक प्रकार का सेल का ऑर्गेनेल्स है। उसी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और उसी क्लोरोफिल, ये क्या करता है क्लोरोफिल कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है, सूर्य के लाइट से सौर प्रकाश को ग्रहण कर लेता है ना। क्लोरोफिल उसके अंदर होता है, और ये सब मिल करके क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सौर प्रकाश। ऑप्शन हो जाएगा डी सभी। और देखिए इसमें 28 नंबर क्वेश्चन में दिया, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। यानी कवक जो जीव है अपना भोजन जो है कौन सी विधि से ग्रहण करता है। तो यहाँ पर देखिए स्वपोषी लिखा है, मृतजीवी लिखा है, समभोजी लिखा है, नॉन ऑफ दीज लिखा है। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा मृतजीवी। यानी जो कवक होता है ना, मरे गले जो भी सड़े चीज़ होते हैं, उन्हीं चीज़ों को खाता है। ये कैसा पोषण करता है? मृतजीवी पोषण करता है। आपको याद रखना। स्वपोषी पोषण कौन करता है? अगर इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो स्वपोषी पोषण करते हैं हरे पौधे। मृतजीवी में आपको कवक हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। इन सबों को हम लोग ना अपघटक कहते हैं। ये सब डिकम्पोजर्स कहलाते हैं, जो किसी भी चीज़ को अपघटित करते हैं, स्वास्थ्य लाते हैं। कि मरे हुए चीज़ों को ही खाते हैं, इसलिए इनको मृतजीवी के अंतर्गत रखा गया है। समभोजी में कौन आ जाएंगे? तो समभोजी में मानव आ जाएगा, हम लोग आ जाए, मानव आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, बिल्ली, गाय, भैंस, ये सॉरी गाय भैंस नहीं, समभोजी में जो है हम लोग आ जाएंगे, कुत्ता आ जाएगा। जो सब कुछ खाता है, सब कुछ का भक्षण करता है, उसको समभोजी की श्रेणी में रखते हैं। तो कवक में कौन सी विधि होती है?
कौन सी विधि से पोषण करता है? तो मृतजीवी जो है विधि से पोषण करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया 29 नंबर में, क्लोरोफिल वर्णक है। वर्णक का मतलब क्लोरोफिल जो है कैसा रंग होता है? आप जानते हैं कि क्लोरोफिल कैसा होता है? हरा होता है, यानी ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का, हरा कलर का होता है। पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? पेड़ का जो पत्ता होता है ना, उसी में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। पेड़ के पत्ता के कौन से अंग में? तो जो है पेड़ के पत्ता के जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसी के अंदर ये क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी क्लोरोफिल के चलते पेड़ का पत्ता कैसा होता है? हरा होता है। आपको याद रखना है क्लोरोफिल कैसा वर्णक है? तो हरा वर्णक। अब देखिए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पाइरुवेट के विखंडन से यह CO2 H2O था ऊर्जा देता है। करके पाइरुवेट का जब विखंडन होगा, यानी पाइरुवेट जब टूटेगा तो उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जल निकलेगा और ऊर्जा निकलेगा। यह जो क्रिया होती है कहाँ पर होती है? यानी पाइरुवेट का विखंडन कहाँ पर होता है? ये आपसे पूछ रहा है। जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता हो, जल भी बनता हो और ऊर्जा बनता हो। तो आपको याद रखना है बी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो सेल के अंदर ये पाया जाता है, एक प्रकार का क्या अंगक है सेल का। इसी के अंदर जो है ना पाइरुवेट का विखंडन होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जल निकलता है और ऊर्जा की निर्माण होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का क्या कहते हैं? तो ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी के अंदर पाइरुवेट का जो है पूर्ण विखंडन होता है। अब पाइरुवेट क्या होता है तो ये भी समझ लीजिए थोड़ा सा। तो जब ग्लूकोज है ना तो अपना रूप बदल लेता है। ग्लूकोज थोड़ा सा नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा, थोड़ा सा डाइजेस्टिव अवस्था में आ जाएगा, पचा हुआ अवस्था में आ जाएगा, तो उसी को क्या कहते हैं? पाइरुवेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइरुवेट। तो पूछा जाता है ना कि ग्लूकोज का सबसे पहले पाचन कहाँ होता है? तो सबसे पहले पाचन कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। फिर ये पूछता है ना कि कोशिका द्रव्य में जब ग्लूकोज का पाचन होता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। फिर जो अपना कोशिका द्रव्य के अंदर ग्लूकोज का पाचन होगा तो वही ग्लूकोज बदल जाएगा पाइरुवेट के अंदर, पाइरुवेट के रूप में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? पाइरुवेट में। और ये पाइरुवेट का पूर्ण रूप से कंप्लीटली जो पाचन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। सेल के अंदर ये ऑर्गेनेल्स होता है, अंग होता है, एक प्रकार का ऑर्गेनेल्स, अंगक। इसी के अंदर पाइरुवेट का पूर्ण रूप से पाचन होता है। अब यही पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाइरुवेट का जो पाचन होता है उस प्रक्रिया को, उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्रेब्स चक्र। क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र कहते हैं। पूछा जाएगा ना कि ग्लूकोज के पचने से ग्लूकोज पूर्ण रूप से पच जाएगा तो कितना जो है एटीपी का निर्माण होता है? तो आपको याद रखना है कितना एटीपी? तो 38 एटीपी। कितना एटीपी? 38 एटीपी एनर्जी का निर्माण होता है। एटीपी क्या होता है? इसको हम लोग करेंसी मुद्रा के नाम से जानते हैं। ये हमारे शरीर का करेंसी मुद्रा होता है। एक ग्लूकोज के पचने से, ग्लूकोज के एक अणु के पचने से आपको 38 एटीपी मोलिक्यूल्स का निर्माण होता है। तो पाइरुवेट के विखंडन से CO2 H2 और ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। याद रखना।